नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि इस समय आप जान रहे हैं, हम लोग अपनी इस संस्था में स्टडी 91 पर आपके लिए सुपर टेट का स्पेशल बैच लेकर आए हुए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग दूसरी डेमो पेड क्लास आपको देने जा रहे हैं। यह बैच पूर्णतः पेड क्लास है और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि किसी प्रकार की यदि आपको जानकारी लेना है तो आप हमारे वेब पर जाएं, वहां से जानकारी ले सकते हैं। अन्यथा हमारे ऐप को डाउनलोड करें, ऐप पर पूरी की पूरी जानकारी दे दी गई है। उसके अलावा यदि हम बात करें, अगर कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, जो कांटेक्ट नंबर 9455069191। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के बाद आप पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां यूपी टेट का स्पेशल बैच चल रहा है। अगर आप उसके इच्छुक हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको और किसी भी प्रकार की जानकारी लेना हो तो आप हमारे ऐप पर जाएं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम आपके लिए आज डेमो पेड क्लास सेकंड लेके उपस्थित हुए हैं। सेकंड क्लास आपके लिए है, आज डेमो की दूसरी क्लास है मित्रों, हिंदी की। और मैं अखिलेश सर आप सभी लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। उससे पहले आए, अगर हम लोग हिंदी हैं, साहित्य हैं, तो साहित्य से हम जोड़ते हैं और उसके बाद आपको यहां पे लेके आते हैं। तो आपको साहित्य से जोड़ करके एक बिंदु पर लाते हैं और चलते हैं आज के अपने डेमो के दूसरे क्लास पर। मित्रों, अगर आप आएंगे तो बेहतर से बेहतर पाएंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको जोड़ता हूं साहित्य से कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे ईश्वर, मैं मांगता हूं तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। तो इसी के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छा करें और हमारे इस मास्टर बैच के साथ आप जुड़े। हमारे यूपी टेट के बैच में हजारों की संख्या में लोगों ने भरोसा किया है। आप पहले आए, नामांकन कराएं ताकि आपकी सीट फिक्स हो सके। मित्रों, लिमिटेड एडमिशन रहेंगे ताकि उनको हम बेहतर से बेहतर सारी चीजें दे सके। तो आज हिंदी में आपको मैं दूसरी डेमो क्लास देने जा रहा हूं। इसके पहले हमारी एक डेमो क्लास जा चुकी है, ये दूसरी है। तो आइए अब चलते हैं, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, आज के सेशन पर आ गए हम लोग और आज के हम दूसरी डेमो क्लास को लेते हैं, जिसमें हमने आज का टॉपिक चयन किया है विशेषण। हमने क्या चयन किया है? विशेषण को चयन किया है। आज का ये हमारा टॉपिक क्या है? विशेषण है मित्रों। ये आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर कहा जाए तो विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती है जहां से, जिस परीक्षा में विशेषण से प्रश्न न आए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण की परिभाषा कितनी होती है, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है। तो इन सारे बिंदुओं पर हम क्रम से चर्चा करेंगे, क्रम से एक एक बिंदु को हम देखेंगे, एक एक विषय वस्तु को जानेंगे।
तो आइए जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो हम विशेषण के अर्थ पर बात कर लेते हैं कि अगर कहा जाए विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं कि विशेषता होता है। क्या होता है मित्रों? विशेषता होता है। ठीक है, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेषता है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और थोड़ा समय हट करके एक बिंदु आपको बता दूं जो हमारे लिए बेहद आवश्यक है। एक आप जानते हैं कि संज्ञा होता है, तो दूसरा सर्वनाम होता है, और तीसरा आपका क्रिया होता है, और चौथा विशेषण होता है। कौन होता है? विशेषण। ये चार हमारे विकारी पद होते हैं। कैसे होते हैं? विकारी पद होते हैं। ये चार के चार हमारे विकारी पद होते हैं मित्रों। कैसे पद? विकारी। विकारी मतलब परिवर्तनशील। इनका लिंग, वचन, कारक, काल कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होता है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? विकारी के नाम से जानते हैं। इसीलिए इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो विकारी के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखें, यदि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला कोई पद होगा तो उसी का नाम क्या रहेगा? विशेषण रहेगा। पहली चीज तो ये जानते रहिएगा कि अगर संज्ञा की विशेषता बता रहा होगा तब भी उसका नाम विशेषण होगा, सर्वनाम की भी विशेषता बताएगा तब भी उसका नाम क्या होगा? विशेषण होगा। अगर वही विशेषता किसकी बताए? क्रिया की, तो वहां पर उसका नाम क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा उसका? क्रिया विशेषण हो जाएगा। यदि वह क्रिया की विशेषता को प्रकट करेगा तो नाम बदल जाएगा। विशेषता तो वह भी बताएगा लेकिन नाम क्या बदल जाएगा? क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। अगर विशेषण की भी विशेषता बता दे तो उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानेंगे? विशेषण। चीज है क्या? सबकी विशेषता ही बताई जाएगी लेकिन संगति का प्रभाव होगा। जैसी संगति होती है वैसा उसका प्रभाव होता है। तो यदि विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की बताई जाएगी तो उसे हम विशेषण नाम देंगे। यदि वही क्रिया की विशेषता को बताएगा तो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। यदि विशेषण की विशेषता को बताएगा तो उसे हम प्रविशेषण कह देंगे। उसे क्या कह देंगे? प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह भी हम लोगों का हो गया। इसके अलावा और आगे हम बढ़ते हैं और कुछ बिंदुओं को जानते हैं। अब इसके बाद यदि हम भेद के बारे में आपसे बात कर ले कि भेद कितने होते हैं विशेषण के, तो भेद 4 होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। केवल इनके मैं नाम लिख दे रहा हूं, लेकिन अभी आगे मैं इन बिंदुओं पर विस्तार से आपसे बात करूंगा। एक हमारा कौन होता है? गुणवाचक होता है। ठीक है, एक हमारा विशेषण कौन होता है? गुणवाचक होता है। एक हमारा संख्यावाचक होता है। कौन सा पाया जाता है? संख्यावाचक भी पाया जाता है। ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक। एक हमारा होता है परिमाणवाचक। क्या बोलते हैं जिसको? परिमाणवाचक के नाम से भी जानते हैं। अगर हम तीसरे की बात करें जिसको हम सार्वनामिक कहते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो सार्वनामिक के नाम से जानते हैं। ये हमारे क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है और साथ ही साथ सार्वनामिक विशेषण भी होता है। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? विशेषता होगा। हाँ, विशेषण का अन्य नाम भी आप जान लें कि विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है? तो विशेषण का दूसरा नाम विशेषक होता है। विशेषक कहते किसे हैं? विशेषक कहते किसे हैं? तो विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। ठीक है, अब देखें यहां से हमारी 2 चीजें आती हैं। पहली बार क्या आएगा, क्या समझना है? पुनः एक बार इसको हम बता दे रहे हैं कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ विशेषता होगा।
यदि संज्ञा की विशेषता बताएगा तो विशेषण कहेंगे, सर्वनाम की विशेषता बताएगा तब भी विशेषण कहेंगे, लेकिन क्रिया की विशेषता बताएगा तो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। यदि विशेषण की विशेषता को बताएगा तो उसे हम प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। अगर इनके भेद के बारे में हम बात करें तो इनके भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं? तो ये 4 भेद होते हैं, इनके 4 प्रकार होते हैं। पहला हमारा पाया जाता है गुणवाचक, अगर दूसरे की बात करें तो संख्यावाचक, तीसरे की बात करें तो परिमाणवाचक या मात्रावाचक, अगर चौथे की बात करें तो जिसको हम सार्वनामिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है इनका वाक्य में प्रयोग कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो उस बिंदु को लेकर के देखें कि कभी भी किसी की विशेषता बताना हो, कभी भी किसी की विशेषता को बताना हो तो 2 कंडीशन हो सकती है। कितनी कंडीशन? 2 स्थिति हो सकती है। या तो उसकी विशेषता को आप पहले बताएंगे और नहीं तो उसकी विशेषता को बाद में बताएंगे। यही 2 कंडीशन होगी। या तो उसकी विशेषता को आप पहले प्रकट करेंगे, नहीं तो उसकी विशेषता को बाद में प्रकट करेंगे। जैसे किसी की विशेषता बताना होगा तो या तो उसके गुण को पहले बताएंगे, नहीं तो उसी को गुण को बाद में बताएंगे। जैसे कच्चा आम कहें तो आम की विशेषता पहले हो गई कच्चा आम। अब कहते हैं कि आम पका हुआ, आम पका हुआ तो आम की विशेषता बाद में हो गई, मतलब पका हुआ बाद में हो गई। ठीक है, तो किसी भी विशेषण का वाक्य में 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो अब देख लेते हैं, उसके बाद हम परिभाषा पर आएंगे कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से किया जा सकता है। 2 प्रकार से किया जा सकता है। कभी भी वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार कौन होगा उसको जानेंगे, दूसरा प्रकार कौन होगा उसको भी हम लोग देख लेंगे। पहला प्रकार कौन होता है उसको देख लेते हैं, जान लेते हैं। पहले को देखते हैं कि पहला कौन होता है, जिसको हम उद्देश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अगर इसके हम दूसरे नाम की बात करें उद्देश्य को, तो उद्देश्य को ही हम विशेष्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष्य विशेषण के नाम से भी जानते हैं। विशेष्य विशेषण के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी परिभाषा को बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। इसकी परिभाषा को पहले समझेंगे। क्या है कि जब किसी संज्ञा पद की विशेषता, जब किसी संज्ञा पद की विशेषता संज्ञा पद से पूर्व बताई जाए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्लियर है चीजें? अभी एक एक उदाहरण को हम आपको बता रहे हैं, विधिवत समझने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या लिखा उस चीज को समझें कि उद्देश्य विशेषण अथवा विशेष्य विशेषण वाक्य में प्रयोग के आधार पर यह हमारा पहला है। उद्देश्य विशेषण अथवा विशेष्य विशेषण कि जब किसी संज्ञा पद की विशेषता संज्ञा पद से पहले बताई जाए, किसी न किसी संज्ञा पद की ही विशेषता बताई जाएगी, या तो सर्वनाम पद होगा या संज्ञा, तभी तो विशेषता होगी, विशेषण कहलाएगा। तो जब किसी संज्ञा पद की विशेषता संज्ञा से पहले बता दी जाए, संज्ञा के पहले ही रख दी जाए,
तो वहां अगर पूछा जाए कि किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है तो आप बताएंगे उद्देश्य विशेषण। जैसे हमने यहां एक लिख दिया काला घोड़ा, हमने क्या उदाहरण लिख दिया, काला घोड़ा। अब यह घोड़ा संज्ञा पद है और इसकी विशेषता काला, यह विशेषण है। तो हम देख रहे हैं कि जो विशेषण प्रयोग हुआ है कहां, संज्ञा से पहले प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यह किस प्रकार का विशेषण होगा अगर बात करें तो उद्देश्य विशेषण होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कहें नीला कपड़ा, नीला कपड़ा, कपड़े की विशेषता कहां हो गई, पहले हो गई। इसी प्रकार से और कहें ईमानदार लड़की, ईमानदार लड़की, यहां भी आप देखें ईमानदार पहले हो गया, लड़की संज्ञा पद है। तो जब किसी भी संज्ञा पद के पहले अगर विशेषता बता दी जाए तो उसे किस नाम से जानेंगे, उद्देश्य विशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों। अब हम दूसरा देखेंगे, फिर तुलना करके दिखाते हैं आपको। दूसरा देखें, दूसरा जो हमारा होता है जिसको हम विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय विशेषण के नाम से जानते हैं, विधेय विशेषण। दूसरा हमारा क्या होता है, विधेय विशेषण होता है। इसकी परिभाषा सुन लीजिए कि जब किसी संज्ञा पद के बाद, जब किसी संज्ञा पद के बाद उसकी विशेषता, जब किसी संज्ञा पद के बाद उसकी विशेषता बताई जाए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम विधेय विशेषण के नाम से जानते हैं। चीज को समझें, कह रहा है कि जब किसी संज्ञा पद के बाद, पहले क्या रहेगा, संज्ञा पद रहेगा, जब किसी संज्ञा पद के बाद उसकी विशेषता बता दी जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। उसे किस नाम से जानते हैं, तो विधेय विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण देखें, एक एक उदाहरण को देखेंगे। जैसे आम कच्चा है, मंदिर मकान पुराना है, मकान पुराना है, यह साड़ी नीली है। ये विशेषण है, ये विशेषण है, ये भी विशेषण है। मंदिर प्राचीन है, मंदिर प्राचीन है, यह भी विशेषण है। यहां यह संज्ञा पद है, यह भी संज्ञा पद है, यह भी संज्ञा पद है, यह भी संज्ञा पद है, और इनके बाद इनकी विशेषता रख दी गई, इनके बाद इनकी विशेषता को प्रकट किया गया, तो ऐसे पदों को ही हम क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण के नाम से जानते हैं। अब आइए दोनों को मैं तुलना करके सिखाता हूं कि दिमाग में कॉन्सेप्ट कैसे रखना है, कैसे आपको याद करना है, कैसे इनको जानना है, कैसे समझना है। तो पहले अब इनके हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देते हैं कि ये जो दो भेद होते हैं, पहले को हम किस नाम से जानते हैं, तो उद्देश्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, उद्देश्य विशेषण के नाम से।
और दूसरा जो हमारा होता है विधेय होता है। क्या होता है? विधेय। उद्देश्य और विधेय विशेषण होता है। ठीक है, ये काम क्या कर रहे हैं देखना ध्यान से। ये क्या कर रहे हैं? विशेषण के बारे में हम लोग ये किसमें प्रयोग हुआ? विशेषण के बारे में। अब विशेषण का हमारा शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विशेषता है। क्या अर्थ है? विशेषता है। और विशेषता क्या होती है? किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की ही बताई जाएगी, ध्यान रखना। तो यहां भी कोई ना कोई विशेषण होगा, यहां भी कोई ना कोई संज्ञा पद, यहां उद्देश्य में भी कोई संज्ञा पद होगा और विधेय में भी कोई संज्ञा पद होगा। तो यदि यह विशेषण पहले प्रयोग हो जाए, मान लीजिए कि यहां हमने लड़का पद लिख दिया, ठीक, और यही जो विशेषण है इसके पहले आ जाए, जैसे हमने लिख दिया गोरा लड़का। ठीक है, हमने क्या लिख दिया? गोरा लड़का। ये गोरा पद विशेषण था, यदि इसको ले जाके इसके पहले रख देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसी को हम उद्देश्य विशेषण के नाम से जानेंगे। अगर इसी विशेषण को, यह जो गोरा पद है, यहां भी हम वही पद लिखते हैं, मान लीजिए लड़का पद हमने लिखा और उसी को यहां हम कर दें बाद में, जैसे लड़का गोरा है। ठीक है, लड़का गोरा है, तो विशेषण कहां लग गया? बाद में लग गया, तो उसे आप क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। याद कैसे रखना है देखें, उद्देश्य में देखें कि उ आपका पहले आता है और विधेय में आपका वी बाद में आता है। उद्देश्य में वी बाद, उद्देश्य में उ पहले आता है और विधेय में वी बाद में आता है। अब पढ़ के देखेंगे तो यह स्वर है, स्वर पहले आते हैं और व्यंजन बाद में आते हैं। तो किसी संज्ञा पद के पहले, पहले आने वाले में विशेषण कहां रखना है? पहले, बिना दिमाग लगाए कि पहले आने वाला विशेषण क्या होगा? उद्देश्य। विशेषण पढ़ रहे हैं, विशेषण ही रखना है, तो कहां रखें? पहले। किसके? संज्ञा के। यदि संज्ञा के पहले विशेषण रखते हैं तो वह उद्देश्य कहलाएगा, और संज्ञा के बाद रख देंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? विधेय के नाम से जानेंगे। उसे क्या कह देंगे? विधेय के नाम से जानेंगे। जो विशेषण होते हैं, इनके अगर हम कार्य की बात करें तो किसी भी पद को सीमित करने का काम करते हैं। चाहे कोई भी पद हो, उसको ये सीमित करने का काम करते हैं, सीमित कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये इनका वर्क होता है, इनका काम होता है। अब परिभाषा हम बता रहे हैं, विशेषता भी लाते हैं, उनकी जो मर्यादा होती है उसको संकुचित भी करते हैं। अब दो परिभाषाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहीं से आपको एक और चीज बता देता हूं, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दो चीजें और हैं, आइए उसको भी देख लें इसी के साथ। देखिए, अब हमें क्या देखना है, उस चीज को समझें। मैं आपको बताने वाला हूं एक तो विशेष्य के बारे में, विशेष्य, और एक होता है विशेषण। ये कभी कभी पूछ लेता है और इसको आपको जानना आवश्यक भी है। अगर जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं? विशेष्य किसे कहा जाएगा तो ये जान लीजिए, जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे किस नाम से जानेंगे? तो विशेष्य के नाम से जानेंगे। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। ठीक, दूसरा बिंदु आए, दूसरे के बारे में बात करें कि विशेषण कहें किसे कहेंगे? जो विशेषता हो, जो विशेषता हो, जो विशेषता हो, जो भी विशेषता होगी उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। या कह सकते हैं
कि संज्ञा पद की चाहे विशेष्य पद की विशेषता बताने वाला शब्द। देखिए, अथवा हम लिख दे रहे हैं कि विशेष्य पद की विशेषता बताने वाला पद। ठीक है, विशेष्य पद की विशेषता बताने वाला पद ही क्या कहलाता है? तो विशेष्य पद की विशेषता बताने वाला पद ही हमारा क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। अथवा जो विशेषता हो उसको क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। जैसे एक उदाहरण लेता हूं कि यह गाय काली है। ठीक, इसमें पूछे कि उद्देश्य कौन है, विधेय कौन है, तो उद्देश्य विधेय की हम बात कर लिए कि किस प्रकार का विशेषण है। तो काली पद बाद में आया, विधेय बाद में आता है, तो विधेय विशेषण हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कि इसमें विशेष्य कौन है और विशेषण कौन है? तो जिसकी विशेषता बताई गई, किसकी विशेषता बताई गई? गाय की। किसकी बताई गई? गाय की। तो गाय हमारा क्या, जिसकी विशेषता बताई जाए तो गाय हमारा विशेष्य पद हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? विशेष्य हो जाएगा। अब फिर है कि जो विशेषता हो, तो गाय की विशेषता काली है, चाहे विशेष्य पद की, तो विशेष्य पद हो गया। कि विशेषता बताने वाला पद, तो विशेष्य की विशेषता बताने वाला पद कौन है? काली है, तो इसको हम क्या कहेंगे? विशेषण के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो विशेषण के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम सीधे आते हैं पहले परिभाषा पर। दो परिभाषाओं को मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप जान लें इसकी जो सामान्य सी परिभाषा है, पहले उसको जान लें कि इसकी सामान्य सी जो परिभाषा है आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते चले आए हैं। उसी परिभाषा को पहले मैं आपको भी बता दूं कि है क्या। संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण कहते हैं। पद को विशेषण कहते हैं। पद को हम किस नाम से जानते हैं? तो विशेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो विशेषण के नाम से जानते हैं। क्या है परिभाषा? सुनिए, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण। आगे देखें, अथवा जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और बात की जाए बहुत बार पूछी गई परिभाषा आपको बताने जा रहा हूं, जो थोड़ी सी घुमावदार है। ठीक है, जो क्या है? घुमावदार है। देखिए, घुमावदार परिभाषा क्या है उसको सुने। जिस विकारी पद के द्वारा, जिस विकारी पद के द्वारा किसी संज्ञा पद की व्याप्ति, पद की व्याप्ति मर्यादित अथवा इसी को कह सकते हैं सीमित, अथवा इसी को कह सकते हैं संकुचित, अथवा इसी को कम भी कह सकते हैं, होती है, उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम विशेषण के नाम से
जानते हैं। चीजों को समझें। अब ये परिभाषा थोड़ी सी कठिन है, अभी पूरा का पूरा आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या परिभाषा है। जिस विकारी पद के द्वारा, विकारी का मतलब परिवर्तनशील, पहले ही मैं बताया, विकारी मतलब परिवर्तनशील। तो जिस विकारी पद के द्वारा, तो विकारी पद के द्वारा, तो विकारी पद हमारे चार थे, कौन कौन थे? तो एक तो संज्ञा था, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। यही चार हमारे थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो जिस विकारी पद के द्वारा, तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा। अभी आगे हम क्लियर करेंगे कौन होगा। कि जिस विकारी पद के द्वारा किसी संज्ञा पद की, किसकी? संज्ञा पद की, यह महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखेंगे। किसी संज्ञा पद की, किसकी? संज्ञा पद की व्याप्ति। व्याप्ति मतलब होता है फैलाव, विस्तार, अनंत। जिस विकारी पद के द्वारा किसी भी संज्ञा पद की जो व्याप्ति होती है, जो फैलाव होता है, जो विस्तार होता है, मर्यादित हो जाए। मर्यादित मतलब कम होना, संकुचित होना, कम हो जाए, संकुचित हो जाए, मर्यादित हो जाए, सीमित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, जैसे क्या क्या उदाहरण मैं लिखने जा रहा हूं उसको समझें और देखें। पहले ऊपर वाली परिभाषा को हटाते हैं ताकि यही आपके उदाहरण को हम दे सकें, ताकि आप चीजों को समझ सकें। देखें, जैसे हम लिखते हैं एक पद, यदि हमने यहां पर लिख दिया साड़ी शब्द को लिख दिया, ठीक है। अगर हमने साड़ी पद को लिखा है तो इस धरातल पर जितनी भी साड़ियां होंगी पूरे के पूरे का बोध होगा। और साड़ी पद संज्ञा है कि नहीं है? तो संज्ञा है। साड़ी पद क्या है? संज्ञा है, पहली चीज। अब इसके बाद देखें कि साड़ी पद कहने से इस धरातल की जितनी भी साड़ियां हैं सबका बोध होगा। लेकिन यदि यहीं पर हम नीली पद जोड़ देते हैं, कौन सी? नीली साड़ी जोड़ दिया। अगर नीली साड़ी जोड़ा तो जो इनकी व्याप्ति, साड़ी कहने से पूरा इसका विस्तार था, बहुत साड़ियां थी, जितनी साड़ियां थी पूरी की पूरी थी, विस्तार था। लेकिन जो ही हमने नीला पद लगाया, नीली पद को जोड़ दिया, क्योंकि स्त्रीलिंग साड़ी पद है, नीली पद को जो ही जोड़ा तो ही साड़ी में से केवल कौन सी आ गई? नीली साड़ी। कम हुआ कि नहीं हुआ? तो हम देख रहे हैं कि यह कम हो गया। हमने क्या देखा कि केवल अब नीली साड़ी रह गई, कम हो गई। तो जिसके द्वारा उसे कम किया गया होगा, जो उसको संकुचित किया, जो कम किया, जो मर्यादित किया, जो सीमित किया, उसे आप किस नाम से जानेंगे? विशेषण के नाम से जानेंगे। उसे किस नाम से जानेंगे? विशेषण के नाम। जैसे और उदाहरण देखें, और उदाहरण देखें, जैसे हमने यहां आम लिख दिया। अगर आम पद को लिख दिया तो जितने धरातल के आम हैं सबका बोध होगा। आम कहने से पूरा का पूरा आम का बोध होगा। लेकिन उसी आम में से जब हम किसी प्रजाति का नाम लिख देते हैं, जैसे हमने क्या लिख दिया? चौसा। हमने क्या लिख दिया? चौसा आम लिख दिया, चाहे दशहरी आम लिख दिया, हमने आम लिख दिया चौसा। कैसा? चौसा। कैसा आम है? चौसा। तो जो इसके पद को मर्यादित किया, आम में से किसको निकाल के लाया? केवल चौसा पद को। तो जो आम में से पूरे आम की प्रजाति थी, पूरा आम ही आम था, उसमें से कम खींच के लाया, कौन? चौसा पद लेके आया, कम किया, उसे ही आप क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। उसे किस नाम से जानेंगे? विशेषण के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार से यदि हम यहां घोड़ा पद लिखते हैं तो घोड़ा पद लिखने से क्या होगा कि इस धरातल के जितने भी घोड़े हैं पूरे घोड़ों का बोध होगा। क्या होगा?
पूरे के पूरे घोड़ों का बोध होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो ही इसी में हम अगर काला पद जोड़ दें तो केवल काला घोड़ा होगा। केवल क्या हो जाएगा? अब काला, उसी में से हमने संकुचित कर लिया, कम कर लिया, सीमित कर लिया, मर्यादित कर लिया। तो जो भी मर्यादा में लाने का काम करेगा उसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसी को हम लोग विशेषण के नाम से जानते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी क्लास मित्रों समझ में आई होगी। अब आगे हम बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। अब इसके बाद सीधे हम आएंगे भेद पर, आपसे बात करेंगे। सबसे पहले भेद कितने होते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद हैं कौन कौन? तो इनको हम एक तरफ से विधिवत चार्ट आपको बना के दिखा रहे हैं। पहले इनको हम चार्ट के थ्रू देखेंगे, फिर एक एक बिंदु के बारे में हम आपसे बात करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो हमने आपको जैसे पहला बताया था, कौन सा, उसको देख लीजिए। पहला हमने बताया था गुणवाचक। हमने कौन सा बताया था? पहला वाला आपको गुणवाचक बताया था। गुणवाचक के भी भेद होते हैं। यह भी कौन कौन सा भेद होता है तो पहले यही जान लेते हैं गुणवाचक के बारे में ही। तो पहले गुणबोधक होता है। पहले ही कौन होगा? गुणबोधक हो जाएगा। पहला ही हमारा क्या हो गया? गुणबोधक हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? आकार बोधक हो जाएगा। आकार बोधक हो जाएगा। ठीक। अगर हम तीसरे की बात करें, ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें तो जिसको हम रंग बोधक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रंग बोधक के नाम से जानते हैं। अगर हम चौथे की बात करें जिसको हम दशा बोधक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? दशा बोधक कहते हैं। अगर अगले की बात करें, ई के बारे में हम चलते हैं, तो एक को हम काल बोधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल बोधक के नाम से भी जानते हैं। काल बोधक हो गया, आकार बोधक हो गया, रंग बोधक हो गया, दशा बोधक हो गया। और इसके अलावा ई के बाद हमारा यफ आ जाएगा जिसको हम स्थान बोधक भी कहते हैं। किस नाम से? स्थान बोधक के नाम से भी जानते हैं। ये स्थान बोधक हो गया। तो गुण बोधक, आकार बोधक, रंग बोधक, स्थान बोधक, ठीक है, ये हमारे विशेषण के भेद होते हैं। किसके? गुणवाचक के होते हैं। अभी इनकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा और बेहिचक बेहिसाब आप जान जाएंगे, पूरा का पूरा जान जाएंगे। बस इनमें 3 पदों को याद करना होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हम आते हैं, दूसरा विशेषण लेते हैं जिसको हमने आपको क्या बताया था? संख्यावाचक। क्या बताया था? संख्यावाचक बताया था। फिर संख्यावाचक में भी अगर हम बात करें तो यह 2 प्रकार का होता है। अगर पहला हम देखें तो हमारा पहला कौन होगा? अगर हम पहले के बारे में आपसे बात करें तो जो हमारा पहला होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? निश्चित। क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक। ठीक। अगर हम दूसरे की बात करें, जो दूसरा होगा हमारा वह कौन हो जाएगा? अनिश्चित। क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। ये दूसरा हो गया हमारा कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। इन 5 भेदों को हम देख लेते हैं क्रम से। तो एक हमारा होता है गणना बोधक। एक कौन होता है? गणना वाचक कह लें, चाहे बोधक कह लें, गणनावाचक हो गया। एक हमारा होता है समुदाय बोधक। समुदाय बोधक होता है। एक हमारा आवृत्ति बोधक होता है। आवृत्ति बोधक भी होता है। आवृत्ति बोधक। एक हमारा होता है क्रमांक बोधक या क्रमवाचक कहते हैं जिसको, क्रमवाचक। अगर एक की और हम बात करें जिसका नाम तो प्रत्येक है, लेकिन इससे भी इसका महत्वपूर्ण नाम होता है विभाग बोधक। विभाग बोधक होता है। क्या नाम होता है? विभाग बोधक होता है। यह नाम बेहद महत्वपूर्ण है, जल्दी किताबों में मिलता नहीं है। तो ये हमारे इसके 5 भेद होते हैं: गणना, समुदाय, आवृत्ति, क्रमवाचक या क्रमांकवाचक भी बोलते हैं, प्रत्येक या विभाग बोधक। अनिश्चय का कोई भेद नहीं होता है।
और आगे हम बढ़ते हैं, अपने तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरे का मैंने आपको नाम क्या बताया था? परिमाण बताया था। क्या बताया था? परिमाण बताया था। ठीक है, परिमाण वाचक था। अगर हम परिमाण वाचक के बारे में बात करें तो यह भी क्या होता है? यह भी आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक हमारा कौन होगा? तो निश्चित परिमाण वाचक। कौन सा होगा? निश्चित परिमाण वाचक हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन होगा? अनिश्चित परिमाण वाचक। अनिश्चित परिमाण वाचक। और इसके बाद जो हमारा चौथा आता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग सार्वनामिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो चौथे को सार्वनामिक कहते हैं, या इसी को संकेतवाचक के नाम से भी जाना जाता है। इसी को और किस नाम से जानते हैं? संकेतवाचक के नाम से जानते हैं। अब एक एक के बारे में मेरी चीजों को आप ध्यान से सुनेंगे, परिभाषा सहित मैं बताने जा रहा हूं। पहला काम, विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो आप बताएंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला कौन है? गुणबोधक। गुणबोधक, इसकी पहचान के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। जैसे एक पद हमने लिखा कैसा, एक पद हमने लिखा कैसी, और एक पद हमने लिखा कैसे। ठीक है, ये हमने यहां लिखा, बराबर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया। बराबर हमने क्या किया? प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा दिया। ठीक, अब यहां से आप चीजों को समझेंगे कैसे। देखें, ये जो आपको गुणवाचक विशेषण होते हैं, इनकी परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा पहले सुन लीजिए, उसके बाद यहां पर हम लोग आएंगे। परिभाषा क्या कहती है? कि जो विशेष्य अपने विशेषण की, जो विशेषण अपने विशेष्य की गुण संबंधी विशेषता को बताते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य की गुण संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। कोई वाक्य दिया जाए और उसमें विशेषण है, उसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार का है, कैसे पहचाने? गुणवाचक है कि परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है कि सार्वनामिक है? तो वैसी जगहों पर आपको करना क्या है? मेरी एक बात को ध्यान से सुन ले। करना क्या है? जो विशेषण दिया हो बस उसकी जगह पर पूछ लेना। किन 3 पदों से? कैसा, कैसी, कैसे से। कैसा, कैसी, कैसे से। अगर इससे जवाब मिल जाए तो बेहिचक कह देना गुणवाचक है। बेहिचक क्या कहोगे? गुणवाचक। जैसे देखो, पहले पर ही हम आते हैं, एक एक उदाहरण को लिखेंगे, मिटाएंगे। देखें, पहला उदाहरण हम लेते हैं गुणबोधक वाले में। जैसे हमने लिखा कि मोहन ईमानदार है। मोहन ईमानदार है। हमने एक उदाहरण क्या लिखा? मोहन ईमानदार है। ठीक है, मोहन कैसा है? ईमानदार है। उदाहरण लिख दिया गया, मोहन ईमानदार है। विशेषण यही है कि नहीं है? अब ये विशेषण के भेद में पूछे कि किस प्रकार का भेद है इसमें, तो बताएं कैसा, कैसी, कैसे से जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मोहन कैसा है? ईमानदार है। कैसा है? ईमानदार है। अगर कैसा पद से मिल गया तो इसमें किस प्रकार का विशेषण हो गया यह? तो यह विशेषण गुणवाचक होगा। कैसा होगा? गुणवाचक होगा। पूरी उम्मीद करता हूं कि एक उदाहरण समझ में आया। अब हम दूसरे पर बात करते हैं और दूसरे को देखते हैं कि दूसरा इसका क्या बिंदु कहता है। ठीक है, दूसरे को हम देखते हैं, दूसरे वाले पर भी चर्चा करते हैं। देखें दूसरा क्या कहता है। अब आते हैं आकार बोधक। ठीक है, आकार बोधक कहें कि मोहन की
गेंद, मोहन की गेंद गोल है। मोहन की गेंद गोल है। कैसी है? गोल है। कैसी है? गोल है। तो इस गोल पद में हमारा किस प्रकार का विशेषण होगा? गुणवाचक होगा। ठीक, आगे पुनः दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक एक उदाहरण को हम लोग खूब आराम से देखेंगे, समझते चलेंगे, चीजों को जानते चलेंगे और इनको हम मिटाते भी यहीं से चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पर, रंग बोधक। जैसे रंग बोधक में अभी मैं आपको बता चुका हूं, आप जान भी रहे हैं। जैसे यह बोर्ड नीला है, यह बोर्ड नीला है। कैसा है? नीला है। कैसा है? नीला है। अगर नीला पद दे के पूछ दे कि इसमें कौन सा विशेषण है तो क्या बताएंगे? गुणवाचक बताएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला क्या है। ठीक है, चलें आगे हम लोग देखते हैं अगला इसका क्या कहता है। दशाबोधक। सोहन निर्धन है। सोहन निर्धन है। कैसा है? निर्धन है। कैसा है? निर्धन है। अगर काल का मतलब समय, जैसे हम बात करें कि मंदिर प्राचीन है। मंदिर प्राचीन है। कैसा है? प्राचीन है। अगर स्थान बोधक की बात करूं, जैसे कि इलाहाबादी, इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। कैसे? इलाहाबादी कैसे होते हैं? तो मीठे होते हैं। लेकिन यहां एक पद आपका क्या आया? इलाहाबादी आया। कैसे वाले? इलाहाबाद वाले। कैसे? मीठे होते हैं। कैसे होते हैं? मीठे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो गया। लेकिन इलाहाबाद क्या बता रहा है? स्थान को बता रहा है। क्या बता रहा है? स्थान को बता रहा है। इसलिए क्या होगा इलाहाबादी पद में? स्थानवाचक हो जाएगा। जैसे लखनवी, भारतीय, जापानी, चीनी, पाकिस्तानी, ये सब स्थान का बोध कराते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्थान बोधक कहते हैं। अब आगे बात करें कि जो गुणवाचक विशेषण होता है, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं होती हैं। उन 3 अवस्थाओं पर भी मैं आपसे बात कर लेता हूं। आइए जान लेते हैं कि वो 3 अवस्थाएं क्या क्या हैं, कैसी कैसी वे अवस्थाएं होती हैं। उन पर भी मैं आपसे थोड़ा बहुत चर्चा कर लूं। जान लेते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है। अगर बात की जाए तो विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। वे 3 अवस्थाएं हैं कौन कौन, उनको हम जान लेते हैं। उनको हम क्या करेंगे? उनको जान लेते हैं कि वे 3 अवस्थाएं हैं कौन कौन। ठीक है, उनको हम क्या करेंगे? जान लेते हैं। चल, उन तीनों अवस्थाओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। गुणवाचक की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं देखें। एक तो हमारा मूलावस्था होती है। कौन सी होती है? विशेषण की मूलावस्था होती है। एक इसी के बाद उत्तरावस्था होती है। कौन सी? उत्तरावस्था। और एक यही होती है जिसको हम उत्तमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तमावस्था के नाम से जानते हैं। यह विशेषण की 3 अवस्था। जब कोई विशेषण अपने मूल रूप में होता है तो उसे हम मूल अवस्था का विशेषण कहते हैं। मूल अवस्था में कोई एक संज्ञा पद होगा, उसी की विशेषता को बताया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई एक होगा और एक की ही विशेषता बताई जाएगी। अगर जैसे की बात करें, हम एक उदाहरण लिखते हैं। जैसे दीर्घ पद हमने लिख दिया तो यह अपने मूल रूप में, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, लघु मतलब छोटा, तो दीर्घ का अर्थ बड़ा है। विशेषण है कि नहीं है? है विशेषण। मूल अवस्था में है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। यह अपने मूल अवस्था में है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, अब इसी में जब हम क्या, यहां से देखें उत्तर, यहां उत्तम, जब तर प्रत्यय जोड़ेंगे इसी में तो यह उत्तरावस्था का हो जाएगा। जैसे दीर्घ में तर जोड़ दिए तो क्या हो गया? दीर्घ तर हो गया। मतलब यह क्या हो गया? उत्तर अवस्था का विशेषण हो गया।
उत्तर अवस्था में दो संज्ञा पद होंगे और दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ दिखाया जाएगा, ऊंचा दिखाया जाएगा, एक को निम्न दिखाया जाएगा। जहां किन्हीं दो पदों के बीच तुलना करके एक को कम एक को ज्यादा दिखाया जाता है, वहां उत्तरावस्था का या इसी को मध्यमा अवस्था का विशेषण भी कहते हैं। आगे हम बात करें उत्तमावस्था, तो इसमें तम है, तो उसी पद में हम क्या करेंगे, तम जोड़ देंगे, जैसे दीर्घ तम। यह विशेषण की तीसरी अवस्था होती है, यहां पूरे समूह में से किसी एक का निर्धारण किया जाता है। पूरे समूह में से किसका, किसी एक का निर्धारण किया जाता है, इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसलिए इसे विशेषण की तीसरी अवस्था उत्तमावस्था का कहते हैं। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठतम है, क्या है, श्रेष्ठतम है, तो तम प्रत्यय जब जुड़ेगा जिसके साथ मूल पद में, वह विशेषण की तीसरी अवस्था होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे बात करते हैं, अपने जो और उदाहरण है, जो और विशेषण है, उन पर भी हम आपसे बात कर लेते हैं, उनको भी हम लोग जान लेते हैं, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगले के बारे में। ये तो हमने जान लिया, अब संख्यावाचक की परिभाषा पहले सुन लीजिए कि जो विशेषण अपने विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। तो जो विशेषण अपने विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, संख्या संबंधी विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित होता है। निश्चित के तो कई भेद हैं, अनिश्चित के कोई भेद नहीं है। पहले निश्चित की परिभाषा सुन लीजिए कि निश्चित की परिभाषा क्या कहती है कि जो संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य की, कैसा विशेषण होगा, संख्यावाचक होगा। तो जो संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। इनके कई भेद होते हैं। कई भेद में पहला है गणनावाचक। अगर बात करें गणनावाचक में भी तो ये दो प्रकार का होता है। एक हमारा कौन होता है, पूर्णांक होता है, और दूसरा कौन होता है, अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा अपूर्णांक होता है। कौन सा होता है, अपूर्णांक होता है। गणना का मतलब गिनती, तो वह विशेषण जो गिनती के रूप में आए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह हमारा गणनावाचक होता है। ठीक, यह दो प्रकार का होता है। एक हमारा पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब होता है कि वह संख्या जिसको दशमलव में व्यक्त न किया जा सके, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या होगा, पूर्णांक होगा। लेकिन अपूर्णांक में जिसको दशमलव में व्यक्त कर सके, जैसे आधा हुआ, चौथाई हुआ, पौन हुआ, सवा हुआ, अढ़ाई हुआ, ये सब के सब क्या आएंगे, अपूर्णांक हो गए। लेकिन क्या होते हैं, गिनतीवाचक होते हैं, गणनावाचक होते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, अब देखें आगे चलते हैं समुदाय बोधक। ये भी गिनती होगी लेकिन समुदाय के रूप में, समूह के रूप में आएगी। जैसे किसी का समूह का बोध कराएगी लेकिन निश्चित समूह का, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 10, 20, 50, 100, लाखों, तो ये संख्या है लेकिन किस रूप में, समूह के रूप में है। आगे बात करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति मतलब गुणा होता है। तो जहां पर कोई विशेषण गुणे के रूप में, लेकिन कैसा हो, संख्यावाचक, किस रूप में, गुणे के रूप में, जैसे दूना, चौगुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, ऐसे। तो जब कोई विशेषण गुणा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम आवृत्ति बोधक के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं क्रमवाचक के बारे में कि क्रमवाचक क्या कहता है। जहां किसी के क्रम का निर्धारण करना हो, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 20वां, 50वां, 100वां,
किसी के स्थान का निर्धारण करने वाले क्या कहलाते हैं? क्रमवाचक। एक आता है प्रत्येक या विभाग बोधक, जहां अलगाव की बात करें प्रत्येक के बारे में, जैसे प्रत्येक खुद एक क्या होगा? इसमें होगा प्रत्येक एक एक, प्रत्येक एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, 10 10, 20 20, हर मास, हर महीने, हर रोज, एक एक रोज, माह। तो ऐसे होता है। अनिश्चित में क्या होगा कि संख्या तो होगी लेकिन निश्चितता का बोध नहीं होगा। जैसे 200-400 लोग आने वाले हैं, 200 हैं कि 400 पता नहीं है। कुछ लोग आए थे, अब कितने लोग आए थे पता नहीं है। तो कुछ लोग, कई लोग, 200-400 लोग, 5-6 लोग, 5 हैं कि 6 हैं, क्लियर नहीं है। संख्या तो है लेकिन निश्चित नहीं है। तो ऐसे को हम किस नाम से जानते हैं? तो अनिश्चय के नाम से, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, आगे अगली कक्षा में हम लोग परिमाण के बारे में चर्चा करेंगे कि परिमाणवाचक क्या होता है। तो यहीं तक हम क्लास को बंद करते हैं मित्रों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आभार है। सभी लोगों को धन्यवाद मित्रों।